अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं। आज हम इंटरनेशनल लॉ का जो सीएसएस का सिलेबस है वहां से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हैं पर्सनैलिटी इन स्टेट और इन इंटरनेशनल लॉ, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इंटरनेशनल लॉ। ये रिपीट हो गया है। तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक सेकंड निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, इंटरनेशनल पर्सनालिटी ये पर्सनालिटी नहीं जो कि आम तौर पे आप देखते हैं कि बंदे बड़ा स्टाइल वगैरह करते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उनकी एक पर्सनालिटी बन जाती है, जो कि एक आम तासुर होता है। आपने देखा होगा कि हम अमूमन कहते हैं कि यार इस बंदे की अच्छी पर्सनालिटी है। वो पर्सनालिटी और जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर पर्सनालिटी है उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये जो इंटरनेशनल लॉ की पर्सनालिटी है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ लागू होता है, उनको सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ देती है। तो वो एक तरह से ऑर्गन्स जैसा कि स्टेट हो जाता है, इंडिविजुअल्स होता है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं उनको पर्सनालिटी कहा जाता है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पर्सनालिटी जिसकी होती है, जैसा कि मैंने स्टेट कहा या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा, तो उनको सर्टेन राइट्स भी मिलते हैं कि ये आपके राइट्स हैं, और आपको ड्यूटीज़ भी मिलती हैं कि आपने ये करना है। जैसे आपके देख लें कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर होते हैं वो इंडिया जाते हैं और इंडिया के एम्बेसडर यहाँ अपनी एम्बेसी में आता है। तो एक तरह से ये जो पर्सनालिटी दी गई, ये मीन्स ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिली, ये इंटरनेशनल लेवल पे उनको मिली। तो इंटरनेशनल पर्सनालिटी क्या है? बेसिकली जो सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपको मिलती हैं इंटरनेशनल लेवल पे और जिनको इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट करता है, उनको कहा जाता है इंटरनेशनल पर्सनालिटी। ना कि ये जो आप रोज़मर्रा में देखते हैं कि एक बंदा अच्छे कपड़े पहनता है तो हम उससे कहते हैं कि इनकी ये अच्छी पर्सनालिटी है। और उन्हीं राइट्स और ड्यूटीज़ को देख के कंट्रीज़ अपने फंक्शन करती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन है या इंटरनेशनल जो आईसीजे कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो अपने काम करता है। तो इंटरनेशनल पर्सनालिटी क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ के कवर में आपको जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिलते हैं उनको कहा जाता है एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी। जैसे जो पाकिस्तान है उसके पास एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। एक तरह से पाकिस्तानी के जो एम्बेसडर्स हैं उनको एक तरह से इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया या सार्क हो गया, तो उसके पास एक इंटरनेशनल लेवल एक पर्सनैलिटी है, या इस तरह से उनको कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। वंस अगेन मैं आपके लिए सम अप करता हूँ कि इंटरनेशनल पर्सनैलिटी क्या है। ये जो सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं उनको कहा जाता है इंटरनेशनल पर्सनालिटी। इट कैन ब्रिंग इंटरनेशनल क्लेम्स इन ऑर्डर टू क्लेम दोज राइट्स। जैसा कि मैंने कहा कि जब आपको इंटरनेशनल पर्सनालिटी होगी तो आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने क्लेम्स राइट कर सकते हैं, क्लेम राइज कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई पाकिस्तानी एम्बेसडर है, उसके साथ कोई मसला इंडिया में होता है तो पाकिस्तान के पास एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है उस चीज़ को रेज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल यहाँ से मैं और आप करेंगे, ये एक स्टेट के पास पर्सनालिटी है। स्टेट ही उस चीज़ को नेगोशिएट वगैरह करेगी कि इससे मसले मसाइल क्या होंगे। जैसा कि अगर PIA का कोई जहाज़ है उसे हाईजैक किया जाता है तो पाकिस्तान के पास एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है ताकि वो अपने राइट्स और जो हैं वो एक तरह से क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारे राइट्स हैं और एक तरह से उस इशू को रेज कर सकते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने क्या किया कि एक डोसियर बना के, एक डॉक्यूमेंट का बुकलेट बना के, जिसमें उन्होंने ये दिया कि इंडिया कैसे स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो उन्होंने जो डोसियर था वो UN का जो जनरल सेक्रेटरी उसे पेश किया। तो ये जो उन्होंने किया
ये पाकिस्तान ने किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, और ये पर्सनैलिटी क्या है? इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, जो कि आपको राइट्स और ड्यूटीज़ देखिए आपने ये आपका राइट था कि आपने रेज़ किया अपना जो मसला था एक इंटरनेशनल फोरम पे, या आप कंसर्न बॉडी से कर सकते हो। लेकिन आपके पास ड्यूटीज़ भी आ जाते हैं, आपको एक तरह से फ़राइज़ भी आ जाते हैं, जो कि एक तरह से अगर इंडियन एम्बेसडर यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनकी एम्बेसी मौजूद है तो उनकी प्रोटेक्शन की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के पास आ जाती है, पाकिस्तान के इदारों के पास आ जाती है। ये नहीं होगा कि वो जो है एक तरह से उनके जो वायोलेशंस वगैरह वो करें, चाहे जितने भी एम्बेसीज़ वगैरह हैं उनकी प्रोटेक्शन एक तरह से ये पाकिस्तान के मीन्स सर पे आ जाएगी, एक तरह से ये उनकी ड्यूटीज़ आ जाती हैं। और यही है कि अगर कोई मसला आ जाता है, कोई डैमेज आ जाता है, तो अगेन ये जो पर्सनैलिटी होगी, वो जो पर्सनैलिटी जो आपको ड्यूटी दीजिए पाकिस्तान की ड्यूटी होगी, जो एक तरह से उन चीज़ों को सही करेगी। तो क्या है इंटरनेशनल पर्सनैलिटी वो है जो आपको राइट के साथ साथ आपको ड्यूटीज़ भी देती है जो आपको सरअंजाम करनी है। और ये इंटरनेशनल पर्सनैलिटी आप अपने इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशंस होते हैं, जो ट्रेड होता है, जो ट्रैवल करते हैं, जो एक तरह से आप एक दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड होते हैं, लिंक होते हैं, उन चीज़ों में आपको करने में मदद करती है। देखें, पहले ये कंसीडर किया जाता था कि स्टेट्स जो हैं वो उनके पास ही वो ही अकेले एक तरह से एक स्टेट एक्टर्स है और उनके पास ये पर्सनालिटीज़ हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें इंटरनेशनल लॉ डेवलप हुआ तो उसके अंदर दीगर जो थे वो भी एक्टर्स शामिल हैं, जिनको ये कहा गया कि वो भी एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी रखते हैं। मीन्स स्टेट के पास तो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो कि वो अपने क्लेम भी कर सकती है और उनको पूरा भी कर सकती है, लेकिन उसके अलावा इंटरनेशनल लॉ में दीगर जो हैं वो भी ऐड किए गए हैं, जिनको ये कंसिडर किया जाता है कि वो भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक्टर्स हैं। स्टेट के अलावा जो एक्टर्स हैं उनकी भी पर्सनालिटी है, जैसा मैंने आपको बताया कि सर्टेन इंडिविजुअल्स उनकी भी इंटरनेशनल लॉ में एक पर्सनालिटी है। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो NGOs हो या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो या UN वगैरह, तो उनके पास भी सर्टेन लिमिटेड पर्सनालिटी मौजूद है। जैसा मैंने कहा कि इंटरनेशनल पर्सनालिटी जो है शुरू में स्टेट्स के साथ मुंसलिक थी, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और इस दीगर ग्रुप भी इसमें शामिल होते गए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो पर्सनालिटी होती है ये होती रिलेटेड स्टेट्स के साथ ही है। फुल इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी जो है वो स्टेट्स के पास है। इंटरनेशनल लेवल पे जो फुल जैसे अगर अभी एक मसला हुआ था, रिको डेक एंड माइनिंग का मसला हुआ था बलूचिस्तान के अंदर। एक टिथियन कॉपर कंपनी थी, गालबन ऑस्ट्रेलिया की ये कंपनी थी, जिसके साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया था कि आप माइनिंग वगैरह करें, उसके बेनिफिट हम डिवाइड करेंगे। तो वो बाद में एग्रीमेंट कैंसिल हुआ और वो कंपनी वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट डिस्प्यूट के अंदर चली गई, जिसके बाद पाकिस्तान को पेनल्टी लगी। तो वहाँ जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था वो स्टेट पूरी कर रही थी। या आप ये से देख ले कि अभी कुलभूषण यादव का केस हुआ, इंडिया भी चला गया, पाकिस्तान भी चला गया। उसमें ये नहीं कि इंडिया की तरफ से कुलभूषण की मदर चली गई और यहाँ से कोई उसका और चला गया। वहाँ भी एक स्टेट अपने राइट्स को यूटिलाइज़ कर रही थी और यहाँ भी अपने राइट स्टेट पाकिस्तान अपने राइट्स को डिफेंड कर रही थी। लिमिटेड इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी। और दूसरा ये है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी लिमिटेड लीगल पर्सनालिटी है। स्टेट जो है इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि स्टेट जो हैं वो आज के टाइम में भी प्राइमरी एक्टर्स हैं। प्राइमरी एक्टर्स आज के टाइम में भी स्टेट्स को कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसके अलावा दीगर जो हैं उनके लिमिटेड जो है वो राइट्स हैं, लिमिटेड पर्सनालिटी इंटरनेशनल लॉ में। और जो स्टेट्स हैं वो ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल दिया इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि चले गए थे कुलभूषण यादव को लेके। पाकिस्तान ने ये केस प्रेजेंट किया कि ये जो बंदा है यहाँ पे टेररिज्म कर रहा था, दहशतगर्दी कर रहा था, इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल
लेवल पे आप जो बंदे हैं, आपके जो बंदे हैं वो स्पाइनेज वगैरह अलो नहीं है। आपके दूसरे मुल्क की जांच जो जो एक तरह से आप सीक्रेट एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ये केस पेश किया कि ये बंदा तो सीक्रेट एक्टिविटीज़ कर रहा था, और कुलभूषण यादव ने एक तरह से अपना एक बयान भी दिया था। बहरहाल इंडिया ने ये कहा कि ये हमारा एक बंदा था जो कि ईरान में काम कर रहा था, वहाँ से उन्होंने पकड़ लिया है। देखें, अगर कोई मसला होता है पाकिस्तान के साथ या किसी पाकिस्तान की कंपनी के साथ या किसी पाकिस्तान के स्टेट के साथ, अगर पाकिस्तान के किसी प्रोविंस के साथ मसला है, तो वो जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो इशू उठाया जाएगा वो इशू उठाएगी ओनली स्टेट। अब ये नहीं कि कोई बंदा उठ के या कोई और बंदा उठ के कोई ये इशू कर सकता, नहीं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान से रिलेटेड कोई मसला है तो पाकिस्तान ही उसकी बिहाफ पे वो इशू रेज़ करेगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा जो पर्सनैलिटी है वो स्टेट की है। स्टेटहुड, जैसा कि मैंने कहा, एक पर्सनैलिटी हमारा टॉपिक था, दूसरा स्टेटहुड। तो हम पहले जानेंगे कि स्टेटहुड मीन्स स्टेट होने के लिए डेफिनेटली हम पाकिस्तान को एक स्टेट कहते हैं, तो उस स्टेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और उस स्टेट के एलिमेंट जो हैं एज़ पर इंटरनेशनल लॉ मोंटीवाइडो कन्वेंशन एक हुआ था, जिसमें ये तय किया गया था कि अगर एक स्टेट के पास ये चीज़ें होंगी तो ये फुल फ्लेज स्टेट होगी, अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो एक तरह से लिमिटेड होगी। और ये कहा गया मोंटीवाइडो कन्वेंशन में स्टेटहुड के एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं। स्टेटहुड में जो पहला एलिमेंट है वो ये हैविंग ए टेरिटरी, कि आपके पास एक ज़मीन हो। अगर आपके पास ज़मीन है ही नहीं तो आपके बंदे कहाँ रहेंगे। तो एक रियासत होने के लिए आपके पास एक तरह से टेरिटरी होना चाहिए। देखिए, अब टेरिटरी के लिहाज से कुछ टेरिटरीज सेटल्ड होती हैं, कुछ में यहाँ डिस्प्यूटेड होता है या अनडिफाइंड होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान की टेरिटरी अभी तक इंडिया के साथ डिस्प्यूटेड है कश्मीर को लेकर। ये हो सकता है, लेकिन जो पहली चीज़ है स्टेटहुड के लिए, उसमें ये शर्त है कि आपके पास स्टेटहुड के लिए आपकी टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपके पास परमानेंट पॉपुलेशन हो चाहिए। अब ये कदगा नहीं है कि वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा, ये कदगा नहीं, लेकिन ये है कि आपके पास एक तरह से आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान के पास 220 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है। तो ये स्टेटहुड में पहला एलिमेंट है, आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। फॉर्मल गवर्नमेंट, आपके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि आपके इंटरनल जो इश्यूज़ हो उनको भी गवर्न करती हो, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो इश्यूज़ हो उनको भी गवर्न करनी चाहिए। तो एक ये है कि आपके पास फॉर्मल गवर्नमेंट बनी चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। कहाँ ये बता कि फॉर्मल गवर्नमेंट इतनी वगैरह नहीं होती। कैपेसिटी टू एंगेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे मैंने ये कहा, स्टेट की जो चौथा एलिमेंट है वो ये है कि वो उसके पास एक कैपेसिटी हो कि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ एंगेज कर पाए। जैसा कि आप देख लें कि जब आके बांग्लादेश बना तो शुरू में मसले हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो यूएन का मेंबर बना, दीगर कंट्रीज़ का मेंबर बना, और पाकिस्तान ने भी उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया। तो बांग्लादेश के पास एक कैपेसिटी थी इंटरनेशनल रिलेशंस को एंगेज करने में। अब कश्मीर फुल फ्लेज स्टेट नहीं है उस लिहाज से कि वो दीगर कंट्रीज़ के साथ अपने जो रिलेशन है वो एंगेज वगैरह नहीं कर पाता, या इज़राइल लिमिटेड है उसकी, फ़लस्तीन भी करता है लेकिन लिमिटेड वे से। अब हमारा जो टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, उसको हम देखेंगे कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट जो होती है, कुछ कंट्री समझते हैं कि अगर उसके पास ये चीज़ें हैं तो वो उन्हें मान लेते हैं। अगर कुछ के पास कुछ आज के टाइम में रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट को आहिस्ता सब जो आ जाती है तो वो कंट्रीज़ जो है उसे रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। एक तरह से कुछ कंट्रीज़ अपना कोई स्टेटमेंट दे लेती हैं, कुछ कंट्रीज़ उनको जब वो इस्टेब्लिश हो जाती है तो ये कह दे कि हम उनको, जैसे बांग्लादेश बना था तो इंडिया ने उसे शुरू में ही कहा कि हम उसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो एक तरह से वो स्टेटमेंट वगैरह दे देते हैं। या एम्प्लॉयड रिकॉग्निशन एक तरह से भी समझी जा सकती है कि दूसरे कंट्री के साथ भले आप एक तरह से कोई स्टेटमेंट फार्मल ना दो, आपने वहाँ अपनी डिप्लोमेसी एम्बेसी वगैरह खोल दी, आपने उनसे ट्रेड वगैरह कर दिया, तो एक तरह से आप उस स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करते हो। तो ये भी एक तरह से आ जाता है। गवर्नमेंट में दो आ जाते हैं, एक होता है डी जोरे और दूसरा है डी फैक्टो।
डी जोरे वो होती है जिसमें आप ये मानते हो कि ये फुल फ्लेज गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल सही गवर्नमेंट है। जैसा कि अमेरिका के अंदर आ जाता है कि एक मुंतखब हुकूमत आती है तो उसे कहा जाता है कि डी जोरे हुकूमत है, कि एक तरह से फुल फ्लेज राइट्स अपने लेके ये हुकूमत बनी है। दूसरा क्या होता है कि ये डी फैक्टो होता है। डी फैक्टो जिसे कहा जाता है, चलो रियलिटी में वो मौजूद तो है लेकिन वो लीगल नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर गवर्नमेंट तो मौजूद है एक किम जोंग उन की, लेकिन जिस तरह से वो बैठे हैं वहाँ पे, ना कोई इलेक्शन होती है या कुछ, तो एक तरह से ये डी फैक्टो होता है कि चलो ठीक है हाँ ये है। लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे मोहम्मद बिन सलमान आज के टाइम में सऊदी को रूल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो फादर हैं वो रियल रूलर हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान एक डी फैक्टो लीडर हैं। डी फैक्टो में मीन्स एक गुंजाइश होती है। डी जोरे फुल फ्लेज गवर्नमेंट होती है, आप उसे तस्लीम करते हैं 100 आउट ऑफ 100%। डी फैक्टो में ये नहीं होता, आपके सर्टेन रिजर्वेशंस होते हैं, आप उस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज तो करते हैं लेकिन आपके रिजर्वेशन हो जाते हैं। जैसे कि अगर तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में बन जाती है तो वो डी जोरे तो बिल्कुल नहीं होगी अगर वो बंदूक के ज़ोर पे बनी। हाँ वो डी फैक्टो हो सकती है कि कुछ कंट्रीज़ उनसे नेगोशिएट करें, जैसे तालिबान के साथ अमेरिका ने नेगोशिएट किया, पाकिस्तान नेगोशिएट करता है और इंडिया के एस जयशंकर भी उनसे बात वगैरह कर रहे हैं। देखिए आप जब रिकग्नाइज़ करते हो तो उसके लिए दो हैं, उसके लिए दो थ्योरीज हैं इंटरनेशनल लॉ में। एक है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, एक्ट ऑफ रिकग्निशन विच एस्टेब्लिश न्यू स्टेट एंड डिटरमाइन द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द न्यू रिजीम। ये है कि आप जो है आप उसके साथ आप मानते हैं कि ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है और उसके साथ अपने ताल्लुकात बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। और दूसरा है डिक्लेरेटिव थ्योरी। आप ये कर अब डिक्लेरेटिव कॉन्स्टिट्यूटिव में ये तो होता है कि ये लाजमन करार दिया जाता है कि उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, जबकि डिक्लेरेटिव थ्योरी में ये नहीं कंसिडर किया जाता है, डज़ नॉट कंसिडर रिकग्निशन एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कॉन्स्टिट्यूटिव में इम्पोर्टेंट होती है रिकग्निशन और डिक्लेरेटिव में कोई ए सच बस अगर वो है तो है, आप बस काम चला लेते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया को लेकर कुछ कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है कि वो डिक्लेयर करते हैं कि हमने उनसे किए हैं या नहीं किए। डिक्लेरेटिव ये है कि बस चलो ठीक है, जिनका काम हो रहा है नहीं हो रहा, कोई डिक्लेरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं, तो उसको कहा जाता है डिक्लेयर। अब ये देखें इजराइल के साथ एक तरह से यूएई ने, सूडान ने, मोरक्को ने, बहरीन ने अपने ताल्लुकात बहाल किए, तो वो जो थे वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट थे, उन्होंने बहाल किए, एग्रीमेंट साइन किया। एक तरह से टर्की के इजराइल के साथ जो है वो डिक्लेरेटिव, उन्होंने एक तरह से कोई डिक्लेरेशन वगैरह नहीं की, लेकिन वो ट्रेड करते हैं, उसमें उन दोनों की फ़्लाइट वगैरह आती जाती हैं। अब जो पर्सनैलिटी की बात की थी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो सब्जेक्ट्स हैं, पहले हमने पर्सनैलिटी की बात की, स्टेटहुड की बात की, स्टेटहुड के एलिमेंट्स की बात की, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट की बात की, रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स की बात की। अब हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो होती है उनको भी कंसीडर किया जाता है कि वो स्टेट्स हैं और एक तरह से एक्टर्स हैं एज इंटरनेशनल लेवल पे, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एग्रीमेंट से बनती हैं बाय इंटरनेशनल एक्टर्स। अब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो कि जिसमें अंदर पूरी एक तरह से ग्लोब की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह लें आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल या यूनेस्को, यूनिसेफ, ये ग्लोबल या डब्ल्यूएचओ, ये पूरी दुनिया के अंदर काम करती हैं। कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सर्टेन ग्रुप्स या सर्टेन कंट्री से रिलेटेड होते हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना, रशिया, इंडिया, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान मौजूद हैं, अदर कंट्रीज़। सार्क जो है उसमें लिमिटेड साउथ एशियन कंट्रीज़ मौजूद हैं। यूरोपियन यूनियन उसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ मौजूद हैं। नेटो के अंदर कुछ और कंट्रीज़ हो, तो ये क्लोज ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सर्टेन ग्रुप, सर्टेन कंट्रीज़ उनमें मौजूद हैं, ग्लोबल लेवल पे नहीं होती। जो ग्लोब पे होती उन्हें ग्लोबल कहा जाएगा। यूएन का जो है अंडर आर्टिकल 104 उसको ये एक तरह से कैपेसिटी देता है कि वो उनकी एक लीगल पर्सनालिटी है। सच लीगल कैपेसिटी में भी नेसेसरी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ इट्स पर्पस। यूएन एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसको इंटरनेशनल लॉ कंसीडर करता है कि ये एक वन ऑफ द प्राइमरी एक्टर्स है, प्राइमरी सब्जेक्ट से इंटरनेशनल लॉ के साथ इंटरनेशनल लॉ से कंसर्न करता है। और ये यूएन का आर्टिकल 104 करता है। क्यों ये उसे देता है, क्या कहता है कि फुलफिलमेंट ऑफ इस पर्पस। अगर यूएन को अपना पर्पस पूरा करना है तो उसको ये पर्सनालिटी
आपको देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ने जो है, और अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अपना ये ओपिनियन दिया था जब उन्होंने कहा था कि यूएन का मकसद जो प्रमोट करना है पीस एंड सिक्योरिटी, और तभी हो सकता है जब हम उसे इंटरनेशनल पर्सनालिटी देंगे। इंटरनेशनल पर्सनालिटी क्या, सर्टेन राइट्स एंड सर्टेन ड्यूटीज़। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना ओपिनियन दिया, रिपरेशंस ऑफ इंजरीज सफर्ड इन द सर्विसेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कि क्योंकि आपको पता है कि अगर इन डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे कॉन्गो हो गया या डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन अपने पीस कीपिंग मिशंस भेजता है, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज, इंडियन फ़ौज, दीगर डिफरेंट जो कंट्रीज़ है उनसे यूनाइटेड नेशन अपनी फ़ौज लेता है, और जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे वो अपनी फ़ौज भेजता है यूएन के अंडर में। तो वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि यूएन जो काम कर रहा है उस वजह से, जैसे उन्होंने ये कहा कि उनके पास अगर यूएन के इन पीस कीपिंग बंदों को कोई अगर इंजरीज़ वगैरह हो सकती है तो उनकी कंपनसेशन के लिए यूएन डिमांड कर सकता है। अब ये देखें कि अगर किसी स्टेट के बंदों को हो जाए तो वो स्टेट ये रेस कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ये इख्तियार यूएन को मिल रहा है, और यूएन के इसी इख्तियार की वजह से ये कंसीडर किया जाता है कि यूएन जो है उसके पास एक लिमिटेड पर्सनालिटी मौजूद है। इंडिविजुअल्स की बात करें, जैसे पायरेट्स हो गए, हाईजैकिंग, टेररिस्ट वगैरह हो गए, या ड्रग ट्रैफिकिंग बंदे जो करते हैं, तो उस हिसाब से भी उनकी एक पर्सनालिटी बन जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि जो ट्रैफिकिंग करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, उनका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल का होता है, ग्लोबल रीच का आता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए इंडिविजुअल्स की भी सर्टेन पर्सनालिटी वगैरह हो जाती है। थैंक यू सो मच देखने का, बहुत शुक्रिया। मैंने वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो काइंडली एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आप करेंगे तो मेरा ख़र्चा हो जाएगा।